नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत पुराने भारतीय विचार पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इस सूत्र पर आधारित है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। सुना तो होगा ही आपने, मतलब जैसा ये शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड है, और जैसा ब्रह्मांड वैसा ये शरीर। बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि भाई इंसान और ये पूरी कायनात एक तरह से एक दूसरे का आईना है। सही कहा, एक प्रतिबिंब। और ये जो स्रोत है हमारे पास, ये इसी विचार को पुराने ज्ञान से, कुछ आजकल की साइंस की बातों से, और यहाँ तक कि हमारी अपनी चेतना, हमारे अंदरूनी अनुभवों से जोड़कर देखते हैं। हाँ, मतलब कई अलग अलग एंगल से इसको समझने की कोशिश है। बिल्कुल। तो चलिए इसी में उतरते हैं, देखते हैं कि ये जानकारी हमें क्या बताती है। हमारा मकसद है ये समझना कि ये पुराना सिद्धांत हमारे और इस ब्रह्मांड के बीच कैसे कैसे गहरे कनेक्शन की बात करता है। जरूर। तो शुरुआत इसी मूल विचार से, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हाँ, ये चरक संहिता जैसे बहुत पुराने ग्रंथों में मिलता है। हाँ। और इसे सिर्फ एक कहावत नहीं माना जाता था, है ना? हाँ, ये तो हकीकत को समझने का एक गहरा नजरिया था। बिल्कुल। एक दार्शनिक सिद्धांत था पूरा। और देखिए, कमाल की बात यह है कि हाल की कुछ वैज्ञानिक खोजें भी, मतलब अनजाने में ही सही, इसी तरफ इशारा करती दिख रही हैं। अच्छा। जैसे? हाँ, मिसाल के तौर पर इटली के दो रिसर्चर्स हैं, वाजा और फेलेटी। हाँ। उन्होंने क्या किया कि इंसानी दिमाग के जो न्यूरॉन नेटवर्क होते हैं, हाँ, वो तंत्रिका कोशिकाओं का जाल, बिल्कुल, उसकी तुलना की ब्रह्मांड में गैलेक्सीज के बहुत बड़े स्केल पर फैलाव से, जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। अरे वाह, दिमाग के न्यूरॉन और गैलेक्सीज का जाल। हाँ, और उन्हें इन दोनों, मतलब बिल्कुल अलग दिखने वाले जालों की बनावट में, उनके नेटवर्क गुणों में गजब की समानताएं मिली। गजब की समानताएं? किस तरह की? जैसे हर नोड से औसतन कितने कनेक्शन निकल रहे हैं, या फिर वो कैसे गुच्छों में जमते हैं, क्लस्टरिंग पैटर्न जिसे कहते हैं। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि दोनों का साइज, उनका पैमाना और उनमें जो फिजिकल प्रोसेस काम कर रहे हैं, वो तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ दिमाग की कोशिकाएं, दूसरी तरफ खरबों तारे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये स्टडी सोचने पर मजबूर करती है कि शायद प्रकृति में बनावट के कुछ बहुत ही बुनियादी फंडामेंटल सिद्धांत हैं जो अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्केल पर काम करते हैं। तो ये उस पुराने विचार की एक नई गूंज जैसी हुई। हाँ, कह सकते हैं एक आधुनिक प्रतिध्वनि। अरे वाह, मतलब अनजाने में ही सही, विज्ञान भी कुछ वैसा ही पैटर्न देख रहा है। लेकिन ये सिद्धांत सिर्फ दिमाग तक ही तो सीमित नहीं है ना? नहीं। जानकारी तो ये कहती है कि पूरा का पूरा इंसानी ब्रह्मांड का अक्स है, सिर्फ शरीर के लेवल पर नहीं। हाँ, जैसे वो बात की हमारे एटम तारों में बने थे। हाँ, वो तो है ही, लेकिन उससे भी आगे ऊर्जा, चेतना, याददाश्त, मतलब ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा अंदरूनी लेवल पर भी। बिल्कुल, जैसे हमारे अंदर ही एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हो। हाँ, एक आंतरिक ब्रह्मांड। और जब हम इस अंदरूनी ब्रह्मांड की बात करते हैं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, कैसे? यहीं पर वो बातें आती हैं जैसे इंद्रियातीत बोध, जिसे ESP कहते हैं। हाँ। या दूरदर्शिता, क्लेरवॉयंस। हाँ, सुना है इनके बारे में। इन स्रोतों में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, SRI और वो स्टारगेट प्रोजेक्ट जैसे कुछ रिसर्च का जिक्र है। ओह हाँ, वो अमेरिकी सरकार वाला प्रोजेक्ट। हाँ, जिसमें उन्होंने रिमोट व्यूइंग पर रिसर्च की थी। मतलब दूर बैठे किसी जगह या चीज को मन की आंखों से देखने की काबिलियत। अब देखिए, वैज्ञानिक तौर पर ये कितना सही है, कितना नहीं, इस पर तो बहस चलती रहती है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये चीज इंसान के उन क्षमताओं की तरफ इशारा तो करती है जिन्हें हम शायद अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। सही बात है। और ये अंदरूनी ब्रह्मांड वाली बात, ये तो शरीर की सूक्ष्म बनावट के विचारों से भी जुड़ती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो ऊर्जा की नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और वो ऊर्जा केंद्र, चक्र। बिल्कुल। और कहा जाता है कि जब वो कुंडलिनी शक्ति है, वो सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है तो चेतना का विस्तार होता है। हाँ, चेतना एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। जानकारी में एक खास तकनीक का भी जिक्र है जिसे कभी कभी दिव्य दृष्टि पाने से जोड़ा जाता है। अच्छा, क्या है वो? उसमें कुछ खास आसन है, सांस पर कंट्रोल, प्राणायाम जिसे कहते हैं, और ध्यान को भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर टिकाना होता है। साथ ही आंखों के जो अंदरूनी कोने हैं, उनके पास कुछ खास पॉइंट्स पर उंगलियों से हल्का बैलेंस्ड दबाव डालने की बात भी है। ओह, ये तो काफी स्पेसिफिक लग रहा है। हाँ, और माना ये जाता है कि इस अभ्यास से कुंडलिनी जाग सकती है। अच्छा। और अंदर एक बहुत तेज रोशनी का अनुभव हो सकता है। आंतरिक प्रकाश। हाँ,
और कहते हैं कि इस रोशनी में इंसान न सिर्फ शरीर की सूक्ष्म ऊर्जाओं को देख सकता है, बल्कि जैसे पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर ही महसूस कर सकता है, देख सकता है। यहाँ तक कि पिछले जन्मों की यादें भी ताजा हो सकती हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बहुत गहरा अनुभव लगता है। हाँ, गहरा तो है, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी दी गई है। चेतावनी किस तरह की? कि अगर इंसान इसके लिए तैयार नहीं है, मतलब नैतिक रूप से डिसिप्लिन नहीं है, या उसने शरीर और मन की शुद्धि नहीं की है, प्यूरिफिकेशन नहीं किया है, तो ऐसा जबरदस्त अनुभव उसे हिला सकता है, भारी पड़ सकता है, या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा, इसीलिए शायद ऐसी तकनीकें अक्सर गुप्त रखी जाती थी, सबके लिए नहीं होती थी। हाँ, शायद ये वजह रही होगी। और इसके पीछे जो फिलॉसफी है, जो सोच है, वो क्या है? वो ये मानती है कि शायद ये पूरा ब्रह्मांड ही एक तरह की एक मानसिक रचना है। मानसिक रचना मतलब एक बड़ी, एक यूनिवर्सल चेतना या मन का ही बाहरी रूप, मैनिफेस्टेशन। ओके। और अगर हम अपने व्यक्तिगत मन को उसे साधना सीख लें, उसे स्थिर करना सीख लें, हाँ, तो वो इस बड़े यूनिवर्सल मन से कनेक्ट हो सकता है और सृष्टि के राज जान सकता है। अच्छा, तो ध्यान की जो अंदरूनी तकनीकें हैं वो इसी मन पर काम करती हैं। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि माना जाता है कि मन का हकीकत से गहरा नाता है, तो इसीलिए ये गहरे अनुभव, गहरा बोध दे सकती हैं। समझे, तो ये एक तरह से मन के जरिए ब्रह्मांड को जानना हुआ। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो इन सारी बातों का निचोड़ निकालें तो लब्बो-लुबाब यही है कि भाई इंसान और ब्रह्मांड वाकई बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का अक्स हैं, प्रतिबिंब हैं, और ये एक ऐसा विचार है जिसके तार पुराने ज्ञान से लेकर कुछ नई वैज्ञानिक तुलनाओं और अंदरूनी अनुभवों तक हर जगह फैले हुए दिखते हैं। सही कहा, ये कनेक्शन कई स्तरों पर दिखता है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या इन स्रोतों में समय के बहुत विशाल ब्रह्मांडीय चक्रों का भी जिक्र है, जैसे योग या ब्रह्मा के दिन और रात वाली बातें? हाँ, वो भी है। और इस भौतिक दुनिया से परे सूक्ष्म लोकों का भी जिक्र है। तो सवाल ये है कि अगर ये कॉन्सेप्ट्स जो कि अंदरूनी अनुभव की संभावना से जुड़े हैं, अगर ये वाकई हमारे अस्तित्व के असली पैमाने को दिखाते हैं, मतलब हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा विशाल, हाँ। तो फिर हमारी चेतना और इस दुनिया को समझने के हमारे नजरिए के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या मतलब निकल सकता है इसका? बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। हमारी समझ कहाँ तक जा सकती है? बिल्कुल सोचने वाली बात है।